जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सरकार के तीनों अंग मिलकर अपने अपने कार्य क्षेत्राधिकार में कार्य करते हैं। इस दृष्टिकोण से जो व्यवस्थापिका है वो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और सरकार के दोनों निकायों की तुलना में इसके कार्य और दायित्व अधिक हैं। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः व्यवस्थापिका एक निश्चित अवधि के लिए जनता की संप्रभुता का उपयोग करती है, क्योंकि निर्वाचन के माध्यम से जनता की संप्रभु शक्ति अपने प्रतिनिधित्व को सौंप देती है। व्यवस्थापिका जनमत का दर्पण कहा जाता है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके द्वारा निर्मित विधियों में राज्य की इच्छा अभिव्यक्त होती है। उन विधियों को राज्य की संप्रभुता का संबल प्राप्त होता है। व्यवस्थापिका जो शासन का प्रमुख अंग है, व्यवस्थापिका जो शासन की व्यवस्था है, वो जनता के जो जनमत है या जनता के जो इच्छा है उसकी अभिव्यक्ति का एक मंच है व्यवस्थापिका, जिसे संसद कहा जाता है। और किसी भी देश में ये व्यवस्थापिका जो है ये अपने तरीके से प्रचलित है, किंतु इसका महत्व है। जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, ग्रेट ब्रिटेन और भारत में, इसका महत्व अधिक है। अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका का अपना महत्व है, विमर्शकारी कार्य करती है, किंतु जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जब तक संसद में विधायिका में जब तक बहुमत है तब तक सरकार का अस्तित्व है, सरकार का कार्यकाल है। अगर बहुमत जिस दिन चला जाता है, बहुमत जिस दिन विश्वास खो देता है, वह उस सरकार को जाना पड़ता है नए जनमत या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्थापिका का जो निर्माण है या श्री गणेश है, वह इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के राजा ने सर्वप्रथम अपनी नीति को लागू करने के लिए जितने धन की जरूरत थी उसकी स्वीकृति पाने के लिए संसद की पहल की। मॉन्टेस्क्यू का मत है कि प्राचीन काल में लोगों को प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित व्यवस्थापिका सभाओं का ज्ञान नहीं था, और गार्नर का मानना है कि प्रतिनिधि प्रणाली का आरंभ जर्मनी के प्राचीन ट्यूडर की जनसभाओं में देखा जा सकता है, जिनमें कबीले के प्रमुख भाग लेते थे। जैसा भी मत है, किंतु इस संसद का, इस पार्लियामेंट का जो निर्माण है वह एक तरह से इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन की देन मानी जाती है। इस पार्लियामेंट जो शब्द है वह फ्रेंच के पार्लियामेंट से बना है, जिसका अर्थ है विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका को लोकमत और जनमत का दर्पण भी कहा जाता है। व्यवस्थापिका संपूर्ण देश के नागरिकों की इच्छाओं की अभिव्यक्ति की सम्मिलित अभिव्यक्ति होती है। रूसो की जो सामान्य इच्छा है का प्रतिरूप है वो भी माना जाता है। इस प्रकार से विमर्शात्मक विधि निर्माण की जो मंच है या विधि निर्माण का जो एक सभा है विचार विमर्श के लिए, वह संसद कहा जाता है। इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे व्यवस्थापिका के कार्य और भूमिका के बारे में। व्यवस्थापिका की जो भूमिका है या विधायिका की जो भूमिका है, वह निरंकुश राजतंत्र में एक तरह से केवल परामर्शकारी या परामर्शदायी के रूप में कार्य कर सकती है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी जो संसद है, सीनेट है, उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। कुछ ऐसे न्यायिक या निर्वाचकीय कार्य करती है, किंतु भारत में और इंग्लैंड में जब तक संसद में बहुमत है तब तक सरकार का अस्तित्व है, और संसद में जिस दल का बहुमत होता है उस दल की सरकार होती है। इसलिए, और जिस दिन सरकार का अस्तित्व अविश्वास हो जाता है या
बहुमत खो देती है उस दिन सरकार को जाना पड़ता है या वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है। इस प्रकार से जो व्यवस्थापिका की जो भूमिका है वह एक महत्वपूर्ण ग्रेट ब्रिटेन और भारत में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि संसद में प्रभु सत्ता निहित होती है और जनमत का दर्पण होने के कारण जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति का एक मंच है, उसे हम व्यवस्थापिका का नाम देते हैं और विमर्शकारी कार्य करती है। जनता की संप्रभुता का उपयोग करती है और सामान्य जो भूमिका है व्यवस्थापिका की वो इस प्रकार से है। पहला है विधि निर्माण। कानून या विधि का जो निर्माण है संसद में, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन के, चाहे वो निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो, किसी में भी बिल या विधेयक प्रस्तुत कार्यपालिका करती है। उसके पश्चात दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा में जब बहुमत के साथ पारित होता है और वह कानून का या विधि का रूप लेने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको लौटा सकता है, दोबारा विमर्श के लिए भेज सकता है या उस पर हस्ताक्षर करता है, किंतु राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात वह कानून का या विधि का या एक्ट का एक रूप ले लेता है। इसलिए जो संसद है या व्यवस्थापिका है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती हैं, वह जनमत का दर्पण कहलाती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता की भावनाओं, आशाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप विधि निर्माण के रूप में अपना दायित्व निभाते हैं। और प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका का जो स्वरूप है वह विधि निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार विधि का निर्माण करते हैं। व्यवस्थापिका का भी दायित्व है कि समाज की परिवर्तनशील व्यवस्था के अनुरूप और नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल पुराने कानूनों में जो असामयिक हो गए संशोधन किए जाएं या उनके स्थान पर नए कानून बनाए हैं। यह एक प्रगत व्यवस्था है व्यवस्थापिका की कि नई व्यवस्थाओं को या नई सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए, विधि का निर्माण करे और अपने आप को जनता की इच्छाओं को अभिव्यक्त करते हुए ऐसा विधि का निर्माण करे। दूसरे कार्य हैं व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका अध्यक्षात्मक, संस्थात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में अलग अलग तरीकों से कार्यपालिका और उसके माध्यम से प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण करती है। संसदीय देशों में या संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण विधायिका में प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रण की इन विभिन्न तकनीकों के माध्यम से व्यवस्थापिका वस्तुतः प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण करती है। और ये सर्वविदित है कि कार्यपालिका का प्रत्येक मंत्री किसी न किसी मंत्रालय का प्रभारी होता है और वह उस मंत्रालय की जिम्मेदारी या उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद का कोई भी सदस्य इन विभागों से संबंधित, मंत्रालयों से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी पूरक प्रश्न पूछ सकता है, जिसके कारण मंत्री का दायित्व बनता है कि उस मंत्रालय की प्रशासकीय गतिविधियां, उपलब्धियां, सफलता असफलता के बारे में जानकारी दे सके। इस तरह से संसदीय देशों में विधायिका इन विभिन्न विधियों से कार्यपालिका और प्रशासन के कार्यकरण पर नियंत्रण करती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी अमेरिका की सीनेट, जो कांग्रेस का उच्च सदन है, राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियों, संधियों को जब स्वीकृति
प्रदान नहीं करती तब तक वे प्रभावी नहीं हो सकते। तो अमेरिका में व्यवस्थापिका को युद्ध और शांति की घोषणा की शक्ति भी प्राप्त है। इस प्रकार से व्यवस्थापिका का अपना महत्वपूर्ण है और प्रशासन पर अपने तरीके से, अपनी तकनीकों के माध्यम से नियंत्रण करती है। तीसरा कार्य या भूमिका है उसका विमर्शात्मक कार्य। जैसा कि पूर्व में चर्चा की थी, पार्लियामेंट जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से बना है, जिसका अर्थ है विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका को लोकमत और जनमत का दर्पण भी कहा जाता है। देश के संपूर्ण वयस्क नागरिकों द्वारा चुनी हुई ये सभा विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा संबंधी तथा कल्याणकारी कार्यों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है। कानून निर्माण एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जबकि लोक महत्व के राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक पृथक कार्य है। राष्ट्र की सरकार, शासन और प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में कैसा कार्य करती है। देश के विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं में नीति आयोग, वित्त आयोग, समाज कल्याण के संगठन, संघीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका और स्वयं संसद नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में कितने सफल हो रही हैं, ये विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय मंच संभव होता है। अतः विमर्शात्मक कार्य देश की सरकार के श्रेष्ठतर कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण विधायी कार्य माना जाता है, जहाँ विमर्श का एक सदन या विमर्श का एक मंच, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, जनता के महत्व है, या ऐसा अत्यावश्यक परिस्थितियों में कुछ समय के नोटिस पर लाया गया चर्चा का बिल हो सकता है। अतः पार्लियामेंट को या संसद को या व्यवस्थापिका को एक विमर्शात्मक कार्य भी करना पड़ता है। अगला है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। जैसा कि हमारे भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 265, 266 में प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो सरकार नागरिकों पर कोई कर आरोपित कर सकती है और न ही राज्य की संचित निधि से कोई व्यय कर सकती है। ऐसी संवैधानिक अनिवार्यता के कारण सभी देशों की व्यवस्थापिका के वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान करती है व्यवस्थापिका, और ये वार्षिक बजट देश की कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है और व्यवस्थापिका की स्वीकृति के पश्चात ही उस वित्त पर, उस योजनाओं पर कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने की जो व्यवस्थापिका की जो भूमिका है, वह संसदीय समितियों के माध्यम से भी नियंत्रण करती है, जैसा कि प्राक्कलन समिति, बजट में मितव्ययता अधिक कुशलता के लिए, लोक लेखा समिति सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासनिक व्यय के पश्चातवर्ती समीक्षा करती है, और इसी प्रकार से राजकीय उपक्रम समिति भी विभिन्न शासकीय उपक्रमों में लेखे जोखे की समीक्षात्मक आकलन करती है। इस प्रकार से व्यवस्थापिका देश के बजट को पारित करने में नहीं अपितु उसके व्यय पर भी नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। जैसा कि पार्लियामेंट में बोफोर्स जो स्कीम हुआ, बोफोर्स पर जो चर्चा हुई, उसके अनुसार राजीव गांधी की जो सरकार है वो परिवर्तन हो गई। राजीव गांधी के समय तात्कालिक वित्त मंत्री वीपी सिंह ने इस्तीफा देके उसी मुद्दे पर और गैर कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया अगले चुनाव के पश्चात। तो इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे समीक्षात्मक सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर जो घोटाले या जो स्कीम सामने आते हैं, वह
व्यवस्थापिका एक महत्वपूर्ण सदन है जिस पर विचार विमर्श होता है और एक जनमत का, एक जनता, एक लोकमत का निर्माण किया जाता है जो आगे की सरकार का एक भविष्य तय करता है। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला कार्य है या भूमिका है न्यायिक कार्य। जैसा कि न्यायपालिका न्यायिक कार्य करती है, किंतु अर्ध न्यायिक कार्य कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका भी करती है। जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन में वहाँ की विधायिका का जो उच्च सदन है, जिसे लॉर्ड सभा कहा जाता है या हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, उच्चतम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अमेरिका की सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, अनेक उच्च पदाधिकारियों पर लगाए गए महाभियोग की जांच करती है। इसी तरह फ्रांस की गणतांत्रिक परिषद और भारत की संसद को उच्च पदाधिकारियों पर महाभियोगों के आरोपों की जांच और उस पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो महाभियोग, जो सबसे हमारे उच्चतम शिखर पर पदासीन राष्ट्रपति हैं, उन पर भी संसद के द्वारा ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अमेरिका में 3 बार महाभियोग आ गया, किंतु वह पारित नहीं हुआ। राष्ट्रपति निक्सन के समय महाभियोग आया, आने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिल क्लिंटन के खिलाफ आया, उन्होंने देश से माफ़ी मांगी और वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। हाल ही के दिनों में महाभियोग की चर्चा ट्रंप के खिलाफ भी हुई, किंतु वह पारित नहीं हो सका। भारत का एक सौभाग्य कहिए या इतने बड़े संविधान की संरक्षा का दायित्व है या संविधान का एक रक्षक के रूप में कार्य करता है, भावनाओं के अनुरूप शासन व्यवस्था का देखरेख करता है, देखभाल करता है। भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अभी तक कोई महाभियोग नहीं आया है। एक हमारे संसदीय इतिहास में या संसदात्मक शासन व्यवस्था में एक उज्जवल चित्र खींचती है। एक उच्च दायित्ववान नेतृत्वकर्ता का एक गरिमापूर्ण जीवन को रेखा चित्र खींचती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन न्यायिक कार्यों को व्यवस्थापिका करती है। अगला कार्य है संविधान में संशोधन का कार्य है। सभी लोकतांत्रिक देशों में लोकमत या जनमत की भावनाओं के अनुरूप जो कालजयी कानून या व्यवस्था हो गई है, उनको हटाकर नए कानून लाया जाना ये वहाँ अनिवार्यता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय समय पर प्रगत व्यवस्था के लिए समय समय पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो कानून पुराने पड़ गए हैं, कालजयी हो गए हैं, उनकी जगह नए कानून बनाना अनिवार्यता हो जाती है। उसके कारण व्यवस्थापिका को संविधान में संशोधन के अधिकार प्राप्त हैं। यद्यपि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन के लिए किए जाने वाले आद्य राज्यों और विधानसभा के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संविधान संशोधन की यह शक्ति अंततः देश की जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों में केंद्रित है और जो अपना दायित्व है समय समय पर पुराने कानूनों को नए कानूनों का रूप ग्रहण करवाते हैं और संविधान संशोधन करते हैं। और संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण दोनों सदन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये राज्य की कुछ कानूनों में राज्य की विधायिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन के कार्य में व्यवस्थापिका की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण होती है। अगला कार्य है निर्वाचकीय कार्य। सभी देशों की व्यवस्थापिकाएं
कुछ निर्वाचकीय संबंधी या निर्वाचन संबंधी या निर्वाचकीय कार्य संपन्न करती हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय सभा मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों और प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन करती है। भारत में भी संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसी तरह भारत का उपराष्ट्रपति भी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति का निर्वाचन भी अपने अपने सदन के माननीय सदस्यगण निर्वाचन करते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थापिका कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचकीय कार्य या अपने महत्वपूर्ण निर्वाचकीय दायित्वों का निर्वहन करती है, निष्पादन करती है। अगला कार्य है कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य सेतु का काम करना। कार्यपालिका जो शासन में है, जो शासन का दायित्व ग्रहण करती है, और मतदाता आम आदमी, उन आम मतदाताओं के बीच एक पुल के रूप में, एक इच्छा के रूप में उनकी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का जो महत्वपूर्ण मंच है वह व्यवस्थापिका है। जनता के क्या वादे किए हैं, वर्तमान में जो कार्यपालिका है वह घोषणा पत्र के द्वारा सरकार में आई है, उन घोषणाओं पर कितना अमल हुआ है, और जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो भावनाएं हैं, या जनता की जो उनके कार्य हैं, उनका अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन व्यवस्थापिका है। क्योंकि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र या राज्यसभा के सदस्य अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने अपने क्षेत्र की आवाज़ उस सदन में उठाते हैं, और जनता की जो समस्याओं को दूर करने का एक साधन है या दबाव का एक साधन है जिसमें सदन में चर्चा होती है। इसलिए कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य एक सेतु का जो कार्य है वह विधायिका करती है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका कार्यपालिका और मतदाताओं के बीच परस्पर सौहार्द और संबंध स्थापित करने के लिए सेतु का कार्य करती है, और व्यवस्थापिका जन इच्छा को अभिव्यक्त करती है, इसलिए ये कार्य और अधिक अच्छी तरह से संपन्न करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। अगला है अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका वह मंच है जहाँ नागरिकों के अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति होती है। संसद के सदस्य चूँकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उनका कर्तव्य होता है कि जिस क्षेत्र से वह निर्वाचित होकर आए हैं उस क्षेत्र के नागरिकों के अभाव अभियोग, दैनिक कष्टों, प्रशासनिक शिकायतें और जनता के दुख दर्द को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करें। सभी सदस्य अभाव अभियोगों को प्रस्तुत कर कार्यपालिका से अपेक्षा करते हैं कि उनके द्वारा उठाई गई समस्या का जनहित में शीघ्र समाधान हो। जैसा कि W. रॉबसन ने बताया है, नागरिकों के अभाव अभियोगों की सुनवाई और उनका निराकरण करना किसी भी व्यवस्थापिका का अनिवार्य और महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका वह मंच है जहां जनता के दुख दर्द, जनता के कष्ट, जनता के दैनिक अभाव अभियोगों को एक मंच मिलता है और संसद के सदस्यों के माध्यम से वह प्रश्न उठाए जाते हैं और कार्यपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि उन जनता के दुख दर्द और कष्टों को शीघ्र निवारण करें। इसलिए यह
मंच है वह जन अभियोगों की एक अभिव्यक्ति का साधन भी है। अगला है जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका न केवल लोकमत का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि ये लोकमत का निर्माण और अभिव्यक्ति में भी सहायक सिद्ध हुई है। व्यवस्थापिका की जो बैठकों में के दौरान जो विचार विमर्श, चर्चा, बहस होती है उसे समाचार पत्रों में व्यापक स्थान या महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण के आधार पर किसी राष्ट्रीय स्थानीय महत्व के विषय पर लोकमत का निर्माण होता है। सच तो यह है कि व्यवस्थापिका के प्रभावशाली सदस्य आधुनिक जनतंत्रीय राष्ट्रों में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व करते हैं और जिससे एक विशिष्ट दिशा में लोकमत बनता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसा कि पूर्व में चर्चा की थी कि लोकमत या जनमत की अभिव्यक्ति हुई राजीव गांधी के शासनकाल में। तात्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और तत्कालिक वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उस समय सीएजी की रिपोर्ट आने के पश्चात जो संसद में हंगामा हुआ और तत्कालिक वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा देकर गैर कांग्रेसी सरकार के नए चुनावों में जो नेतृत्व किया और उसके पश्चात प्रधानमंत्री बने। तो ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जनमत का निर्माण और लोकमत का निर्माण और उस जनता के अभिव्यक्ति का जो मंच है वह व्यवस्थापिका है। इस प्रकार से व्यवस्थापिका के जो कार्य और भूमिका के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।